रूस की राजधानी मॉस्को में कार बम विस्फोट और न्यू मॉस्को की रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि कार में ये धमाका हुआ। रादुजनाया स्ट्रीट पर खड़ी कार में अचानक लगी आग। इसी हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मौके पर पहुंची इमरजेंसी टीम्स राहत कार्य में कैसे जुटी हैं उसकी तस्वीर देखिए, जिससे साफ है कि अब कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और ये कार बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इलाके की वो तस्वीर सामने आ चुकी है, रिहायशी इलाका जहां खड़ी कार में अचानक हुआ विस्फोट। लेकिन कार बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इलाके में इमरजेंसी और प्रारंभिक रिपोर्ट में विस्फोट की तैयारी की जानकारी सामने आई है। यूक्रेनी साजिश के एंगल से मामले की जांच हो रही है। यह मॉस्को के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका। तो लगातार सीधे मॉस्को को टारगेट किया जा रहा है और मॉस्को में हुए विस्फोट को लेकर यह खबर, जहां रिपोर्ट में बड़े विस्फोट की तैयारी का शक भी जताया गया है। लेकिन यह तस्वीर एक बार फिर से देखिए, क्योंकि यह कार बम धमाका है और यह कार बम धमाका जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, बड़ी वारदात की तैयारी को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि रूस के अंदर अब क्या स्ट्रैटेजिकली बम विस्फोट हो रहे हैं। क्योंकि ये कार बम विस्फोट की मॉस्को से आई वो तस्वीर है जहां बड़ी वारदात की तैयारी को लेकर भी दावा किया गया। लेकिन अब यूक्रेन ने मॉस्को पर हमले से कीव का बदला लिया है। एक बड़ी खबर है, यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद पूरे मॉस्को में एयर रेड अलर्ट को लेकर और यूक्रेनी सीमा से 250 से ज्यादा फाइटर ड्रोन तक दागे गए हैं। रूस ने 230 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। मॉस्को में कई जगह पर यूक्रेनी ड्रोन्स का मलबा भी दिखा। तो अलग अलग जगह देखे गए ड्रोन के ये मलबे, क्योंकि ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रूस ने 230 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया है। हालांकि यूक्रेनी सीमा से 250 से ज्यादा फाइटर ड्रोन्स दागे गए। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से अब सीधे मॉस्को को हिट किया जा रहा है, अभी कार बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर क्या खबर? क्योंकि मॉस्को में फिलहाल यूक्रेनी ड्रोन्स के अटैक को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है, जहां यूक्रेनी सीमा से 250 से ज्यादा फाइटर ड्रोन्स दागे गए। बिल्कुल, देखिए जिस कार की हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से ये धू कर जल रहा है, तो ये कार एक साइंटिस्ट की है जो कि रूसी आर्मी के लिए जो वेपन बनाने वाली कंपनी है पॉलियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर वो काम करते थे और लेजर वेपन बनाते थे रूसी आर्मी के लिए। तो हो सकता है कि ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को अभी नहीं बताया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कार में उस वक्त कोई नहीं था। हमें याद रखना होगा कि कुछ महीने पहले की बात है कि इसी तरीके से रूस के एक जो मिसाइल डिवीजन के हेड थे उसको कार में ब्लास्ट के जरिए मारा गया था। ना केवल वो, बल्कि आपको याद होगा कि पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन को भी कार बॉम्ब के जरिए असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें उनकी बेटी मारी गई थी। तो इस तरह का एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है। हाँ, अच्छी बात यह थी कि उस वक्त कार में वो साइंटिस्ट मौजूद नहीं थे। उनके घर के पास ये कार लगी हुई थी और अचानक कार में विस्फोट होता है और वो लेजर वेपन पर काम करने वाला साइंटिस्ट बाल बच जाता। अभी जांच के बाद जो बड़ी बात मनीष ने बताई कि एक साइंटिस्ट की कार होने का दावा किया जा रहा है जो उस वक्त कार में मौजूद नहीं थे। लेकिन बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन, क्योंकि कीव का बदला रूस दहला। कैसे दहला? यूक्रेन ने मॉस्को पर हमले से कीव का यह बदला लिया है और यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद पूरे मॉस्को में एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर है। यूक्रेन का रूस की राजधानी पर यह स्वॉर्म ड्रोन अटैक है और यूक्रेनी सीमा से ही 230 से ज्यादा फाइटर ड्रोन्स दागे गए। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रूस ने ज्यादातर यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा तो किया है, लेकिन खबर यह है कि अमेरिका से मिले हाइमार्स से रूस के कई शहर निशाने पर भी आए हैं। फिलहाल 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से यूक्रेन सीधा मॉस्को हिट कर रहा है और सीधे रूस पर किए जा रहे टारगेट के बीच ही आज ये एक बहुत बड़ी खबर कार बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर सामने आई है। कार बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ही हुए इलाके में धमाके की वो तस्वीर, जहां रिपोर्ट में बड़े विस्फोट की तैयारी का शक भी जताया जा रहा है। पूरे मॉस्को में एयर रेड अलर्ट है। रिहायशी बिल्डिंग के पास कार में हुआ ये धमाका। अफगानिस्तान की वार्निंग है। फिलहाल पहली बड़ी खबर इस फ्रंट से, जहां पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का यह सबसे बड़ा हमला और खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में घात लगाकर हमला। हालांकि पाकिस्तानी सेना के काफिले की गाड़ी को कैसे उड़ा दिया गया, इसी हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत की खबर। भीषण आग में पाकिस्तानी सेना के कई वाहन जलकर खाक। पाक अफगान बॉर्डर की ओर जा रहा था ये सैन्य काफिला।
पहली तस्वीर आपने देखी है इस फ्रंट से, जहां हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत को लेकर खबर है। पाकिस्तानी सेना के काफिले को कैसे गाड़ी को उड़ा दिया गया, ये वो तस्वीर है खैबर पख्तूनवा के बन्नू में घात लगाकर हुए हमले की। अब एक और बड़ी खबर है, और खबर कि कैसे अब खैबर पख्तूनवा में ही नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर यह हमला है। टीटीपी ने पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। भीषण हमले में पाकिस्तान के 8 सैनिकों की मौत को लेकर खबर। तीसरी बड़ी खबर इस फ्रंट से, पूरे खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के हमलों से मचा कोहरा। जहां डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमला और आईडी विस्फोट से पेट्रोलिंग टीम का वाहन उड़ा दिया गया। ये देखिए तस्वीर, पाक सेना के एक अधिकारी समेत 4 सैनिकों की मौत। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। विस्फोट में पेट्रोलिंग टीम की गाड़ी को कैसे उड़ा दिया गया, सेना के काफिले की गाड़ी को उड़ाया गया। टीटीपी ने पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जे का दावा किया है। एक अधिकारी समेत 4 सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। पाक सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत को लेकर खबर। पाकिस्तान के 8 सैनिकों की मौत। साफ है, खैबर में ही टीटीपी लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है। सुधाकर सर, अब सवाल आपसे, और उस पैटर्न को समझना चाहूंगी सर, उससे पहले क्योंकि यह खबर है कि कैसे टीटीपी के हमलों से पूरा खैबर पख्तूनवा कांप रहा है। और खैबर पख्तूनवा में ही 24 घंटे में 3 बड़े हमलों को लेकर खबर है। खैबर पख्तूनवा में ही 24 घंटे में करीब 30 सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। बन्नू में ही पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर कैसे हमला हुआ, उसकी तस्वीर हमने दिखाई। विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। दक्षिणी वजीरिस्तान में सैन्य पोस्ट पर टीटीपी के कब्जे का मतलब क्या है सुधाकर सर? 8 सैनिकों की मौत को लेकर खबर। डेरा इस्माइल खान में आईडी विस्फोट से पेट्रोलिंग टीम की गाड़ी को उड़ा दिया गया। खैबर पख्तूनवा में ही 4 साल में 4000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, और यह पाक विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से दावा किया जा रहा है। सुधाकर सर। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी बधाई देता हूं। जहां तक आपके सवाल है, सवाल के जवाब में मैं इतना कहूँगा कि कोई भी सिक्योरिटी का मसला होता है, ये सिर्फ एक बिंदु को स्टडी या एनालाइज करके पूरा आपको कहानी समझ में नहीं आएगा। आपको जोड़ना पड़ेगा चंद एक चीज़ों को। मैं ज़्यादा पीछे ना जाके, ये जो 27वां अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पाकिस्तान का, ये जो अमेंडमेंट हुआ है और आर्टिकल 243, ये बड़ा खतरनाक अमेंडमेंट है। विश्व में पाकिस्तान एक ऐसा देश है आज के दिन में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी और एयरफोर्स, वो आर्मी को भी कंट्रोल करेंगे, एयरफोर्स को भी कंट्रोल करेंगे, नेवी को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन कॉमन मैन को उसको दिखता नहीं है कि इसके बीच में एक छुपा हुआ चीज़ है। वो है मुनीर साहब का जो सीनियर है, वो पाकिस्तान एयर चीफ है, और डेट ऑफ कमीशनिंग के मुताबिक एक सीनियर को एक जूनियर के नीचे आना फौज के अंदर बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 2, एक फौज में जब आप फील्ड मार्शल रैंक लेके बैठ जाते हो, आपका प्रमोशन एवेन्यूज पूरा ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से डिसकंटेंटमेंट और लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन नीचे लेवल पे बढ़ जाता है। नंबर 3, पाकिस्तान आर्मी के अंदर ग्रुप्स बहुत सारे बनने लगे हैं। इसके अलावा इमरान खान का कहानी सबको मालूम है। मैं कोई दिनों से बोलते आ रहा हूँ, इमरान खान अभी जीवित नहीं है, लेकिन कोई किसी को हजम नहीं हो रहा है। तो ये जो सारे चीजें हैं, इनको मद्देनजर रख के अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, 2024 में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 94% अटैक हुए थे। अभी वो 94% साल पूरा नहीं हुआ है, उसको क्रॉस कर चुके हैं। और यही अगला सवाल आपसे करूंगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने बता दिए। अमेरिकी खतरे के बीच ही जंगी तैयारी में वेनेजुएला जुटा हुआ है। खबर है मिलिट्री ऑपरेशन के चलते नो टाइम जारी किया गया। खबर है 1 मार्च 2026 तक दक्षिणी सीमा में जारी रहेगा नो टाइम, और नॉन कमर्शियल फ्लाइट्स पर रोक के लिए ही नो टाइम लागू किया गया है। यानी आज के बिगड़ते हालात के बीच में ये एक और बड़ा फैसला है। हालांकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो की अमेरिका को चेतावनी को लेकर भी आज एक खबर है। अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। अमेरिकी सेना पर 11 मिसाइल से हमला करेंगे और 5000 मिसाइलों से हमले का
जवाब देंगे। अब अमेरिका और वेनेजुला जंगी हालात के बीच ही रूस भी अलर्ट है। हालांकि वेनेजुला से अपने नागरिकों को वापस लाएगा रूस और नागरिकों की वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट्स भी भेजी जाएंगी। अब एसोसिएशन ऑफ रशियन टूर ऑपरेटर्स की रिपोर्ट में इसको लेकर एक बड़ा दावा किया गया है, जहां खबर है नागरिकों की वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट्स भेजी जाएंगी और वेनेजुला से अपने नागरिकों को वापस रूस लाएगा। हालांकि ये आज के हालात में सहयोग क्या और प्रोवोकेशन साबित नहीं होगा? दीपक वोरा सर, सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले ये 3 खबरें दिखा रहे हैं। अमेरिका वेनेजुला जंगी हालात के बीच रूस भी अलर्ट है और अमेरिकी सेना पर 5000 मिसाइल से हमले को लेकर ये एक बड़ी चेतावनी दी गई है। एक शॉर्ट रिस्पांस वोरा सर आपसे, क्योंकि लगातार हो रही इस तैयारी के बीच बड़े संकेत, जहां स्पेशल ऑपरेशन के काउंटडाउन की शुरुआत को लेकर भी पहले मैंने आपसे कुछ दिन पहले सवाल किया था। आज मदरों की अमेरिका को मिल रही है सीधी चेतावनी सर, और रूस भी इसी जंगी हालात को देखते हुए अलर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। अभी मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था, बाकी सबसे सीखूंगा। वेनेजुएला को मैं जानता हूं, उस देश को गया हुआ हूं। उनके संबंध पिछले 25 साल से बहुत खराब हुए हैं अमेरिका से, जब से ह्यूगो चावेज वहां पर आए थे, आई थिंक 1999। वो फॉर्मर पैरा ट्रूपर थे और उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट डिक्लेयर किया। उससे पहले तो वेनेजुएला और अमेरिका डार्लिंग डार्लिंग स्वीटहार्ट हुआ करते थे। तब वो आए, बोले मैं सोशलिस्ट हूँ, फिर सब कुछ खराब होने लगा। फिर मदुरो साहब आ गए, चावेज साहब मर गए, पैरा ट्रूपर थे, मैं जानता था उनको। अब मेरा मानना यह है कि ट्रंप साहब को कुछ सक्सेस दिखाना है कि कहीं पर मैंने अमेरिका की ताकत का प्रयोग किया। अफगानिस्तान को धमकी देता है, कुछ नहीं कर पाता। चीन को धमकी देता है, कुछ नहीं कर पाता। भारत के बारे में बहुत कुछ कहता है, कुछ नहीं। रूस के बारे में ये कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो वेनेजुएला में तो कम से कम जा, और अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, तो इतना आसान नहीं होगा। हाँ, हरा देगा, नो क्वेश्चन, लेकिन काफी अमरीकी उसके अंदर मारे जाएंगे। डट के मुकाबला करेगा वेनेजुएला का नागरिक। वो भी अपने देश से उतना ही प्यार करता है जितने अमेरिकन अपने देश से करते हैं। अंडरस्टूड सर। लेकिन ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका की चेतावनी को लेकर भी आज एक खबर है, जहां ट्रंप ने मादुरो को सत्ता छोड़ने का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है और वेनेजुएला में जमीनी ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं। रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है, मादुरो स्वेच्छा से नहीं हटे तो अमेरिका हटा देगा। और मायामी हेराल्ड की रिपोर्ट में इसको लेकर फिलहाल क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला। हालांकि ट्रंप ने मादुरो को आखिरी चेतावनी दे दी है, वेनेजुएला से भागने का यह अल्टीमेटम दिया है। मादुरो को परिवार के साथ वेनेजुएला छोड़ने को कहा है, पत्नी सिलिया फ्लोरेस और बेटे को सुरक्षित निकालने की गारंटी, और ट्रंप ने वेनेजुएला के एयर स्पेस को बंद करने का भी किया है ऐलान। हालांकि काराकास में ही ड्रग कार्टेल पर जमीनी हमलों की तैयारी में यूएस है और यही मायामी हेराल्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन एक खबर है, जंग के हालात के बीच ही मादुरो ने अब ओपेक सेक्रेटरी जनरल हैतम अल हैस को चिट्ठी लिख दी है और मादुरो ने चिट्ठी में लगाए हैं अमेरिका पर गंभीर आरोप। हालांकि वेनेजुएला के तेल भंडार पर कंट्रोल अमेरिका करना चाहता है, यह बड़ा दावा किया जा रहा है और तेल के लिए खतरनाक सेना का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि किसी भी वक्त वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला। आज की खबर है, अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला ने जंगी तैयारी कर ली है। वेनेजुएला की सेना ने विध्वंसक वॉर प्लान बनाया है। गुरिल्ला युद्ध की तैयारी वेनेजुएला कर रहा है। पहले सीक्रेट ऑपरेशन, फिर मिलिट्री एक्शन को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है। यानी साफ है कि यूएस के खिलाफ वेनेजुएला की तैयारी भी बड़ी है। हालांकि इसको लेकर जीजे सिंह सर, अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि आज के इस हालात में दोनों स्तर पर बड़ी तैयारियों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूएस के खिलाफ ही वेनेजुएला का ये वॉर प्लान है क्या? वेनेजुएला ने अमेरिका के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। वेनेजुएला की सेना ने एक्शन प्लान तैयार किया है। गुरिल्ला वॉर से अमेरिकी हमले नाकाम करने की इसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है। छोटी छोटी टुकड़ियों में अमेरिका को जवाब देगी उसकी सेना, और वेनेजुएला की जनता को ढाल बनाने की तैयारी में है मादुरो। हालांकि वेनेजुएला की सड़क पर मादुरो की निजी सेना तैनात भी की जा चुकी है। और रिस्पॉन्स जीजे सिंह सर, क्योंकि वेनेजुएला भी बड़े स्तर पर तैयारी को लेकर कर रहा है दावे, लेकिन क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल। थैंक यू सूरभि जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट। हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मादुरो हैं वो भी अपनी पूरी कमर कस लिया उन्होंने। और यहाँ तक कि अभी जो हालात बन रहे हैं वहां पे, पहली बात ये कि जो रशियन सिविलियंस यहाँ पे हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको रशिया ने निकालना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेटर है कि वहाँ पे अभी जो अटैक अमेरिका का है वो इमिनेंट है, हो सकता है किसी टाइम भी। दूसरी बात ये कि कोई भी देश का राष्ट्रपति अपने देश को किसी दूसरे देश की धमकी से नहीं छोड़ता। तो मैं समझता हूं कि इसको मैं आकड़ू तो नहीं कहूंगा, मगर वो भी रीजनेबल है कि वो उसका मुकाबला करेंगे। फिर जिस तरीके से आप
बता रही हैं और खबरें आ रही हैं कि उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है और साथ में अपने जितने उनके डिफेंस स्टेशंस हैं या अड्डे हैं उनको पूरा फुल अलर्ट पे करके एक्टिवेट कर दिया है। खबर है बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर नॉन स्टॉप हमलों को लेकर पंजगूर में के नोकुंडी में सैन्य ठिकाने पर यह विस्फोट हुआ है। गोरमान पुलिस स्टेशन पर बलोच लड़ाकों का यह अटैक है और बलोच लड़ाकों और सुरक्षा बलों में आमने सामने की फायरिंग को लेकर खबर। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। अब बलूचिस्तान के ही नौशकी में भीषण हमला, जहां नौशकी के ही फ्रंटियर कॉर्प्स सेंटर पर यह अटैक और एफसी ठिकाने पर बलोच लड़ाकों का कोहराम और पाकिस्तानी सैनिकों से कई घंटे तक फायरिंग होती रही। विस्फोट के बीच भीषण आग में तबाह फ्रंटियर कॉर्प्स सेंटर। अब बलूचिस्तान में हमला, पाक सेना में कोहराम। बड़ी खबर है, बलूचिस्तान में 48 घंटे में 10 बड़े हमलों से मचा हड़कंप, जहां चगाई से ग्वादर तक सेना के ठिकानों पर घात लगाकर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सिंह सर, वापस आपके पास आती हूं क्योंकि हमलों की ओर जिस तरीके से इस पैटर्न को अपनाया जा रहा है, इसको लेकर ही आगे आपसे सवाल लूंगी। उससे पहले पंजगुर के नोकुंडी में ही पाक सैन्य ठिकानों पर विस्फोट को लेकर खबर है। गोरमान में पुलिस स्टेशन पर बलोच लड़ाकों का अटैक, नौशकी इलाके में ही फ्रंटियर कॉर्प्स सेंटर पर विध्वंसक हमला, बलोच लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों में कई घंटे तक इसी तरह फायरिंग होती रही और यही फिलहाल बड़ी खबरें सामने आ रही है। लेकिन बलूचिस्तान में ही आर्मी बेस पर फिदायीन हमले को लेकर एक बड़ी खबर है और ये चगाई के फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर में आत्मघाती विस्फोट बताया जा रहा है, जहां एफसी हेडक्वार्टर में बलोच लड़ाकों की फायरिंग से कोहराम मच गया। आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। ओपन सोर्स इंटेल का इसको लेकर फिलहाल क्या बड़ा दावा है, ये अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि फिदायीन हमले से दहशत में है पाकिस्तान। खबर क्या है? खबर है बलूचिस्तान के चगाई फ्रंट कॉर्प्स हेडक्वार्टर में आत्मघाती विस्फोट को लेकर। खबर है फिदायीन ने खुद को एफसी हेडक्वार्टर गेट पर उड़ा दिया। एफसी हेडक्वार्टर में ही सादो ऑपरेशन बटालियन के 3 लड़ाके घुसे। विस्फोट और फायरिंग में पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों की मौत को लेकर खबर। बलूचिस्तान के सभी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी का ऐलान। एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में यह तीसरा बड़ा फिदायीन हमला है और 24 नवंबर को ही पेशावर एफसी मुख्यालय के गेट और पार्किंग में भी धमाका हुआ था। एक रिस्पॉन्स इस बार में लूं, उससे पहले महिला फिदायीन ने आर्मी बेस में कैसे विस्फोट किया, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है और ये चौगाई एफसी हेडक्वार्टर के गेट पर खुद को उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान में फिदायीन हमलावर की अब तस्वीर भी जारी हुई है और बलोच लिबरेशन फ्रंट ने इस तस्वीर को जारी किया है। फिदायीन जरीना रफीक ने 3 लड़ाकों के साथ किया ये हमला। सिंह सर, अब इस पैटर्न और ये जो तरीका अपनाया जा रहा है जहां पर लगातार फिदायीन हमले हो रहे हैं, इसको जरा समझाइए सर। देखिए, सबसे पहले जब नाम आप लेती हैं फिदायीन, इसका एक बिल्कुल मतलब साफ हो जाता है कि वो लोग अभी अपनी जिसे कहते हैं सुसाइड अटैक करने में पूरे डिटरमिन्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग बहुत तंग आ चुके हैं इनसे। और फिदायीन का मतलब तो यही निकलता है कि वो अभी दिल के ऊपर मतलब जिसे कहते हैं कफन पार कर डालकर वो इनके जो एफसी जो इनका फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स है वहां पे हमले कर रहे हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो हमले कर रही है और उनके जितने फ्रंटियर के जितने उस बलूचिस्तान के लोग हैं वो अभी एक हो चुके हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि पख्तूनवा की तरफ हो रहा है, पख्तूनवा की बात जो आप कर रही थी कि वहां पे एक मिलिट्री पोस्ट को उन्होंने कब्जे में कर लिया है। टीटीपी ने उनके 15 कहीं 4 कहीं 8 कहीं 10 उनके फौजियों को सैनिकों को मार रहे हैं वो। इसका तो मतलब ये आता है कि पाकिस्तान का एक जो फ्रंटियर बॉर्डर है जो कह सकते हैं कि वेस्ट की तरफ है पाकिस्तान का और नॉर्थ की तरफ है, वो खुल चुका है और ये एक वॉर जैसी सिचुएशन हो चुकी है वहां पे। जहां नए फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस शील्ड पर बात होगी और Su-57 जेट और S-500 डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य हार्डवेयर सप्लायर रूस, नए जेट से बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की रेंज और क्षमता। तो फिलहाल खबर है भारत दौरे पर पुतिन और गेम चेंजर डील पर नजर। डिटेल इंफॉर्मेशन इस डील के बारे में आपके सामने, जहां यूक्रेन से जंग के बीच ही पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया की नजर है और रूस से Su-57 जेट और S-500 शील्ड खरीदने की तैयारी में है भारत। हालांकि 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं पुतिन और इसी दौरे पर
प्रस्तावित सौदे को लेकर यह खबर है। नए जेट से वायुसेना की लंबी दूरी और अगली पीढ़ी की क्षमता भी बढ़ेगी। 2030 तक व्यापार संबंध को $100 बिलियन तक पहुंचाने का यह लक्ष्य है। भारत के पास पहले से 200 से ज्यादा अधिक रूसी फाइटर और S-400 भी मौजूद हैं। हालांकि रूस से न्यूक्लियर सहयोग पर भी चर्चा। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, SMR और फ्यूल साइकिल में साझेदारी तय है और KNPP की तीसरी यूनिट सुरक्षा परीक्षणों के लिए भी तैयार बताई जा रही है। चौथी यूनिट की निर्माण और उपकरण आपूर्ति जल्द करने को आग्रह और भारत में न्यूक्लियर क्षमता 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का है लक्ष्य। भारत रूस में न्यूक्लियर सहयोग कैसे बढ़ेगा, मनीष, इसी को लेकर आपसे रिस्पांस लूंगी, अपडेट, क्योंकि बड़ी खबर है पीएम मोदी और पुतिन न्यूक्लियर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं और कुदनकुलम परियोजना के साथ SMR और फ्यूल साइकिल पर फोकस रहेगा। KNPP की तीसरी यूनिट प्री स्टार्टअप और सुरक्षा परीक्षण के लिए तैयार और रूस से चौथी यूनिट के निर्माण और उपकरण आपूर्ति में भी तेजी चाहता है भारत। हालांकि भारत में न्यूक्लियर क्षमता 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का यह लक्ष्य। इसी को देखते हुए इस दौरे में होने वाली बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट, मनीष? बिल्कुल, देखिए, भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष में परमाणु क्षेत्र में काफ़ी सहयोग हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आपने बताया है कि किस तरह से कुडनकुलम में ऑलरेडी ये कॉपरेशन चल रहा है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की बात है। बल्कि ये यहाँ तक बात चल रही है कि किस तरह से मोबाइल प्लांट का भारत को मिल सकता है, ताकि भारत अपनी जो न्यूक्लियर ऊर्जा ज़रूरत है उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो इस दौरे के दरमियान ये माना जा रहा है कि जो परमाणु ऊर्जा सहयोग है उसको लेकर एक अहम समझौता होगा। देखिए, सीधी सी बात है, रक्षा हो या फिर अंतरिक्ष हो, परमाणु ऊर्जा हो या फिर तेल और गैस का मामला हो, इन सब चीज़ों में भारत और रूस के बीच में बहुत ही इंटेंसिव कॉपरेशन है और ये बात पूरी दुनिया देख रही है। और तमाम अमेरिकी दबाव के बावजूद दोनों देशों ने बताया है कि ये कॉपरेशन आगे बढ़ेगा, बल्कि रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच वो तस्वीर जहां रूस के अंदर यूक्रेन के विनाशक हमलों की एक तस्वीर आ रही है। मॉस्को के नजदीक विध्वंसक ड्रोन हमले की यह तस्वीर देखिए, जहां मॉस्को में कमर्शियल बिल्डिंग से ड्रोन टकराया और हमले से कई और इमारतों में आग फैलती गई। रूस के सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन की फायरिंग की अगली तस्वीर, M2 ब्राउनिंग हाई मशीन गन से फायरिंग, जहां डोनेट्स्क के लीमन में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का यह हमला। वॉर जोन में ही यूक्रेनी पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी। अगली तस्वीर, रूस ने टैंक से यूक्रेनी पोस्ट पर कैसे गोले दागे, ये अगली तस्वीर अब आपके सामने होगी। वॉर जोन से आ रही वो तस्वीर जहां यूक्रेनी पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी हुई और रूस ने यूक्रेन सैन्य पोस्ट को तबाह करने का किया दावा। लगातार हो रहे हमलों की ये दो तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट का तबाह करने का दावा। और ये पहली तस्वीर है डोनेट्स्क के लिमन में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का एक्शन। अब यूक्रेन का ही रूस के अंदर विध्वंसक ड्रोन हमला। तस्वीर दागिस्तान के कस्पियस्क में जोरदार धमाके को लेकर है। धमाके में कई घर और करीब 15 गाड़ियां कैसे क्षतिग्रस्त हुई, देखिए तस्वीर। रूस के ही दागजेल नेवल वेपन्स प्लांट पर हमला। और सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन की मांग की है। न्यूक्लियर वेपन या नेटो में एंट्री से सुरक्षा होगी। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ जालुजनी ने यह मांग रखी है। दूसरे देशों की बड़ी फौज की यूक्रेन में तैनाती से सुरक्षा होगी और जालुजनी ने यह भी कहा है कि रूस को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। तो यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार मांगे हैं। बड़ी खबर है, यूक्रेन को असली सुरक्षा न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती से होगी। न्यूक्लियर की तैनाती से रूस को दोबारा हमला करने से रोका जा सकता है। यूक्रेन की सुरक्षा का दूसरा विकल्प यूक्रेन को नेटो में शामिल करना है। यूक्रेन की सुरक्षा का तीसरा विकल्प दूसरे देशों की बड़ी फौज को तैनात करना है। यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर पूर्व आर्मी चीफ जालुजनी का यह दावा। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी पर एक्शन होगा, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। रावलपिंडी में सोहेल अफरीदी के धरने से नाराज है मुनीर और पीटीआई ने अराजकता फैलाने की साजिश को लेकर बात कही है। हालांकि पाकिस्तान पर हमले की पूरी तैयारी में अफगानिस्तान। बड़ी खबर है, अफगानिस्तान को कम आंकने की गलती ना करे पाकिस्तान। और अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने यह वार्निंग दी है, अखंडता पर आंच आई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान कायर दुश्मन। में अफगानिस्तान के राजदूत सुहेल शाहीन का यह दावा, हमले में अफगानिस्तान को घसीटने की कोशिश और व्हाइट हाउस के नजदीक नेशनल गार्ड पर हुआ था यह हमला।
हालांकि बड़ी खबर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ रही तकरार को लेकर। विस्फोटक बयानबाजी के बीच कभी भी तेज हो सकती है जंग और पाक सरकार को 20% जनता का भी समर्थन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है जन आक्रोश और काबुल फ्रंट लाइन की इस रिपोर्ट में इसको लेकर फिलहाल क्या बड़ा दावा किया गया है, यही खबर और डिटेल अब आपके सामने, जहां बिगड़ते हालात की लेकर एक्सपर्ट से करूं सवाल। पाक अफगान में बड़ी तकरार, ये एक बहुत बड़ी खबर है। उससे पहले ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां साफ है कि लगातार बिगड़ते हालात के बीच कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही ये बड़ी चेतावनी भी। हालांकि कम आंकने की गलती ना करे पाकिस्तान। अब फिलहाल इस रिपोर्ट में लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। और दीपक वोरा सर, सवाल आपसे, क्योंकि बॉर्डर पर बढ़ती फायरिंग के बीच कभी भी तेज हो सकती है जंग और अफगानिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का पाकिस्तान को यह करारा जवाब है। पाकिस्तान की सरकार को 20% जनता का भी समर्थन नहीं है और पाकिस्तान ने कहा था काबुल सरकार को आधी आबादी का समर्थन नहीं। पाकिस्तान के अंदर जन आक्रोश बढ़ रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से साफ कहा गया। पाकिस्तान के नेताओं और जनरल्स की भ्रष्टाचार में मिली भगत को लेकर भी किया जा रहा है और ब्रिटेन समेत 3000 से ज्यादा सैनिक अभ्यास में शामिल बताए जा रहे हैं। डिफेंस से ऑफेंसिव ऑपरेशन तक की ट्रेनिंग, रूस की सीमा के पास काइनू इलाके में सैन्य अभ्यास में ही नाइट कॉम्बैट की तैयारी। बड़ी खबर है, नेटो को रूस के खिलाफ ज्यादा आक्रामक बनने की जरूरत और नेटो कमांडर ने रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के अब संकेत दे दिए। दुश्मन के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी डिफेंसिव कदम और नेटो के सैन्य प्रमुख एडमिरल ज़्यूसेपे कावो दाग्रोन का यह दावा, नेटो रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव रणनीति पर काम करे। हालांकि रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के संकेत का मतलब सुधाकर सर आपसे समझूंगी, क्योंकि फिलहाल खबर है रूस के खिलाफ गठबंधन को पहले से ज्यादा आक्रामक होना चाहिए, यह कहा जा रहा है। नेटो ने सुरक्षा के लिए रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के संकेत दे दिए। जरूरत पड़ने पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी डिफेंसिव कार्रवाई होगी और नेटो रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव रणनीति पर विचार करे। नेटो के सैन्य प्रमुख एडमिरल द्रेगोन की तरफ से किया गया दावा, रूस के खिलाफ कड़े कदम और साइबर रिटेलिएशन की मांग की जा रही है। यूरोप को अपनी लॉजिस्टिक और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता को भी बढ़ाना होगा। सुधाकर सर, सुरभि, ये जो प्रस्ताव आ रहा है या सोच विचार, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और ये फुल ब्लोन वॉर जो है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की रूप में ये बढ़ने का बड़ा खतरा आगे की तरफ जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आई ओनली एज्यूम कि ये एक ब्रैंकमैनशिप का एक स्टेज है। इसी तरह पिछले 3.5 साल से हम सुनते आ रहे हैं, नेटो ये करना चाहता है, रशिया ये करना चाहता है, एक दूसरे को डेसिमेट करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस दिन नेटो रशिया के ऊपर अटैक कर देता है, आप मान के चलिए रशिया को कोई नहीं रोकेगा। इट विल गो फुल ब्लास्ट एब्सोल्युटली अगेंस्ट द यूरोप। ये एक ऐसा देश है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये एक सुपर पावर रह चुका है और उसका डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है 5 से 8 टाइम इज फास्टर एंड बिगर than that of complete Western alliances of 32 countries. ये एम्युनिशन एक दिन में जितने पैदा करते हैं ये 32 कंट्री एक महीने में नहीं कर पाते हैं, ये समझना पड़ेगा। मिसाइल इतने करते हैं तो ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसको रोक के सोच समझ के एक्शन लिया जाना चाहिए। डिप्लोमेसी और डायलॉग को ज्यादा थोड़ा पहलू और मोमेंटम देना निहायत आवश्यक। लेकिन अगली खबर भी सुनिएगा सर, क्योंकि ये खबर क्या वाकई नेटो की आने वाले वक्त में मुश्किल और बढ़ा सकती है, क्योंकि अमेरिका के बिना नेटो को करना होगा रूस का सामना और यूरोप से अपनी फौज खींच रहा है अमेरिका। रूस के खिलाफ अब अमेरिकी मदद में कमी और अमेरिका का अब एशिया पर फोकस। हालांकि यूरोप में अमेरिकी तैनाती पर ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया गया, इंफॉर्मेशन, क्योंकि रूस के खिलाफ अमेरिका ने खींचा। हाँ, खबर है नेटो को अब अमेरिका के बिना रूस का सामना करना होगा। खबर है अमेरिकी एशिया पर फोकस करते हुए यूरोप से सैन्य तैनाती घटा रहा है और रोमानिया में ही यूरोपीय फौज ने फ्रांस की अगुवाई में ज्यादातर ट्रेनिंग भी की है। यूरोपीय देशों के सैन्य अभ्यास में लॉजिस्टिक्स और एयर डिफेंस की कमी, अमेरिका के बिना सैन्य अभ्यास में इंटेलिजेंस की कमियां भी सामने आई हैं और लंबी दूरी की स्ट्राइक के लिए नेटो अभी भी अमेरिका पर निर्भर करता है। हालांकि यूरोप ने स्पेस एजेंसी को मिलिट्री मोड में बदला। बड़ी खबर आ रही है, ईएसए पहली बार संभालेगा सुरक्षा और डिफेंस प्रोजेक्ट और रिकॉर्ड
22.1 बिलियन यूरो का बजट मंजूर हो चुका है। पोलैंड में नया सिक्योरिटी सेंटर खोलने की यह तैयारी। यूरोप में तेजी से हथियारों पर खर्च भी बढ़ रहा है। अब मिलिट्री बोर्ड में यूरोप की स्पेस एजेंसी, बड़ी खबर, इंफॉर्मेशन, यूरोपीय स्पेस एजेंसी पहली बार सुरक्षा और डिफेंस प्रोजेक्ट को संभालेगी। ईएसए को 3 साल के लिए रिकॉर्ड 22.1 बिलियन यूरो का बजट मिला है। जर्मनी, फ्रांस, इटली सबसे बड़े फंडर बनकर सामने आ चुके हैं। पोलैंड ईएसए का नया सिक्योरिटी सेंटर भी खोलेगा और रूस का हवाला देकर ईयू और नेटो हथियारों पर भारी खर्च कर रहा है। यूरोपीय देशों में हथियारों की खरीद 1 साल में करीब 40% बढ़ चुकी है। ओवरऑल इवैल्यूएशन इस तैयारी को देखते हुए दीपक वोरा सर, इस फैसले को क्या समझा जाए? क्योंकि एक सवाल मैं आपसे यह भी करना चाहती हूं, नेटो की बिना अमेरिका की तैयारी क्या यह भी हावी हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। पहले तो अभी जनरल साहब बोल रहे थे थर्ड वर्ल्ड वॉर। सर प्लीज, ये यूरोपियन वॉर होगी। एशिया नहीं इसमें शामिल होगा, लैटिन अमेरिका नहीं होगा, ना इसके अंदर अफ्रीका शामिल होगा। ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज आपने बताया कि क्या हो रहा है अमेरिका के बिना, मैं पहले ही बता देता हूँ। विदाउट अमेरिका नेटो की आबादी 65 करोड़ की है, तो 65 करोड़ लोग 34 करोड़ अमेरिकन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। लड़ना नहीं आता मैं आपका राजदूत रहा हूं दक्षिण सूडान में, वहां पीस कीपिंग फोर्स थी। अब मुझे याद नहीं है फिनलैंड था या स्वीडन, वहां का एक ऑफिसर था मिलिट्री, खून दे के बेहोश हो गया। अरे कभी लड़े तो है नहीं ये लोग, बहुत समय हो गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और वो जो क्या नाम है स्टारबक्स जो है ब्रिटेन का, कि उसकी कोई ताकत तो रही नहीं है, 70,000 की उसकी फौज है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बातें बहुत करते हैं। इनका बजट मेरा ख्याल कई करोड़ अरब डॉलर का है बातें करने का। हथियार का जैसे जनरल साहब ने कहा इनमें ताकत नहीं है, ये रूस से नहीं भिड़ पाएंगे मैम। रूस 3 बार हमले हुए हैं, स्वीडन ने किया था, नेपोलियन ने किया था, हिटलर ने किया था, और तीनों बार रूसियों ने, जो मदर रशिया कहते हैं, मिल के ठोका था इनको। लेकिन ये समझते नहीं है। इतना ही मैं कहूंगा, इतिहास का एक ही सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। फ्रांस में 10 महीने की नई मिलिट्री सर्विस की तैयारी को लेकर खबर है। 18 से 19 साल के युवाओं को सेना में लाने का यह प्लान है, और वॉलंटियर बेस सर्विस में हर युवा को 800 यूरो भी मिलेगा। मैक्रो का 2026 से नई सर्विस शुरू करने की तैयारी को लेकर खबर। रूस से विध्वंसक जंग की तैयारी में है क्या फ्रांस? क्योंकि 18 से 19 साल के युवाओं के लिए 10 महीने की मिलिट्री सर्विस के प्लान को लेकर यह खबर आ रही है। हालांकि लगातार हो रही तैयारियों के बीच में सुधाकर सर, इस तरीके की खबरें भी क्या संकेत देती हैं? क्योंकि डिटेल रख रही हूं, उसके बाद आपके पास आती हूं सुधाकर सर। वॉलंटियर को 800 यूरो रहने खाने और रेलवे पर 75% छूट भी मिलेगी। युवाओं को किसी भी विदेश मिशन पर नहीं भेजा जाएगा। 2026 से नई सर्विस की शुरुआत हो रही है। 2035 तक 50,000 जवानों का टारगेट सेट किया गया है। मैक्रो ने तो यह भी कह दिया कि दुनिया में बढ़ते खतरे को देखते हुए फ्रांस को भी तैयार रहना ही होगा। सुधाकर सर। बिल्कुल सुरभि, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जो रेज कर रहे हैं, मैं तो इसको इस नज़रिया से देखूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं 2.0, तब से वो जो लगा रहे हैं कि किस तरफ उनका डिफेंस बजट कम से कम 5% 2030-35 तक वो टच करे। नंबर 1। नंबर 2, प्रस्तुत रहना है रशिया के खिलाफ, चाहे रशिया हमला करे या ना करे। नंबर 3, ये एक आर्टिफिशियली एक सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं कि ये रशिया जो है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में टैंक के ऊपर बैठ के हमला किया था, इस तरह हमला करना वो कर सकते हैं यूरोप के खिलाफ। लेकिन अगला लड़ाई जो है, इस किस्म की लड़ाई नहीं होगी। जो आपने थोड़ा सा कुछ व्याख्या करने की कोशिश किए हैं, ये अलग अलग डोमेन का होगा। सी, लैंड, एयर, 3 डोमेन नहीं, बल्कि साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्पेस, उसके बाद सब न्यूरो साइंसेस वगैरह होने लगे हैं। इसको काफी अपनाएंगे। और ये सिर्फ जो दिखावा है, जो जवानों का इंटेक हो रहा है, इंक्रीज इंटेक, ये सिर्फ इनकी प्रस्तुति को, एक एनहांस कैपेबिलिटी को दर्शाता है। बैक टू यू। अंडरस्टूड सर। फ्रांस में ही वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस के ऐलान को लेकर यह खबर आ रही है। 30 साल बाद फ्रांस में वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस, 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। 50,000 नए सैनिकों को शामिल फ्रांस करेगा। हालांकि इसी को लेकर सुधाकर सर से मैंने सवाल किया, क्योंकि फ्रांस में बड़ी जंग की तैयारी को लेकर खबर है। फ्रांस में वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस का ऐलान किया गया है। 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को मिलिट्री सर्विस में ट्रेनिंग देनी होगी, और फ्रांसीसी नागरिकों को 10 महीने की मिलिट्री सर्विस देनी होगी। साथ ही फ्रांस में 50,000 नए सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। 2 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स युद्ध के लिए तैयार। 2030 तक करीब 4 लाख सैनिकों की फौज फ्रांस तैयार करेगा। फ्रांस को 2030 तक रूस से सीधे संघर्ष की आशंका है। लेकिन अब खबर है नेटो देश के एयर स्पेस में रूसी Su-30 फाइटर जेट को लेकर। खबर है पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी फाइटर जेट घुसा। पोलैंड के फाइटर जेट ने रूसी विमान को रोका। पोलैंड की चेतावनी के बाद वापस लौटा रूसी फाइटर जेट।
अब विदेशों में अपने दूतावास बेचेगा ब्रिटेन। विदेशों में 6,500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ब्रिटेन बेचेगा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे ब्रिटेन ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि लंदन में स्टाफ में 30% की कटौती भी संभव बताई जा रही है। बजट कटौती दबाव में दूतावास बेचने का हुआ है फैसला। इंफॉर्मेशन पैसे की तंगी से जूझ रहे ब्रिटेन को लेकर, जहां विदेशों में स्थित अपने दूतावास और प्रॉपर्टी ब्रिटेन बेचेगा और दुनिया भर में स्थित अपनी महंगी इमारतों और दूतावास को बेचने का फैसला लिया गया है। दूतावास और महंगी इमारतों की मेंटेनेंस में भी पैसे की किल्लत हो रही है। खर्च कम करने और पैसे जुटाने को लेकर ब्रिटेन का यह फैसला है। महंगे शहरों में खर्च घटाने, स्टाफ कम करने को लेकर बेचने का फैसला हुआ है और ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के पास दुनिया भर में 6,500 संपत्तियां हैं। हालांकि यूके की विदेशी प्रॉपर्टीज की कीमत लगभग 29,500 करोड़ रुपए है। ब्रिटेन करीब 1/3 स्टाफ की छटनी का भी प्लान कर रहा है। अब खबर है, इजराइल ने सेना के एंड्रॉइड फोन पर बैन लगा दिया है और आईडीएफ का साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह एक बड़ा फैसला है। लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के अधिकारियों को एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। आर्मी और इश्यू लाइंस पर ही आधिकारिक संचार के लिए केवल आईफोन की अनुमति। साफ है, सुरक्षा उपायों पर इजराइल सख्त। सीनियर ऑफिसर्स को ही आईफोन के इस्तेमाल की इजाजत है। सैन्य स्तर पर एंड्रॉइड के इस्तेमाल पर बैन और इजराइल को ईरान से हैकिंग का खतरा भी है। हालांकि आज के इस हालात में वॉर के तरीके जिस लिहाज से बदल चुके हैं, एक बड़ा फैसला आज के इस हालात में लिया जा रहा है, जहां इजराइल को अब ईरान से हैकिंग का खतरा है। ये वो इजराइल है जिसने पेजर ब्लास्ट करते पूरी दुनिया को सख्ते में ला दिया था। लेकिन अब आज के इस हालात में एक और बड़ा फैसला